नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई जारी होगी। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखी जा रही हैं और ये न केवल उनके सब्जेक्ट में बल्कि भाषाओं के दोनों पेपर में, जिसके पास हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या कोई भी भाषा है, उसमें भी शिक्षण विधियों का वेटेज है 15 नंबर का एक लैंग्वेज में, 15 नंबर का दूसरे लैंग्वेज में। एक यूनिट में शिक्षण विधियां साइकोलॉजी के पेपर में भी हैं तो 5-7 नंबर की वहाँ से आएंगी और 10 नंबर की साइकोलॉजी शिक्षण विधियां आपके सब्जेक्ट में आएंगी एसएसटी में। ठीक है, तो रीट के एसएसटी के विद्यार्थी जो लेवल 2 के हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने रीट की शिक्षण विधियां जो 2 यूनिट में विभाजित की गई हैं, वहां पर यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 13। पहले वो यूनिट 11 और 12 थी, अभी वो यूनिट 12 और 13 के रूप में दे रखी हैं। 5-5 अंक के दोनों सिलेबस में हैं। 5 नंबर की शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 1 और 5 नंबर का शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2। सम्मिलित रूप से शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे कहें, पैडागॉजिकल इश्यूज कहें या उनको एक सम्मिलित रूप से शिक्षण विधियां कह दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे एक व्यापक अवधारणा है जबकि शिक्षण विधियां उसका एक छोटा सा पार्ट है। पर क्योंकि विद्यार्थियों में ये शिक्षण विधियां शब्दावली एक मतलब इस तरह से प्रचलित है कि भाई एसएसटी की शिक्षण विधियां या हिंदी की शिक्षण विधियां या संस्कृत की शिक्षण विधियां या कहें कि अपने मतलब गणित की शिक्षण विधियां, पर्यावरण की शिक्षण विधियां, तो इस तरह शिक्षण विधियां टॉपिक अपने आप में एक अलग है। एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए अगर हम इसको शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे कहें तो ज़्यादा उचित होगा क्योंकि शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे एक बहुत व्यापक अवधारणा है। तो चलिए हम रीट की शिक्षण विधियां या शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों के बारे में जिक्र करेंगे आज की क्लास में। देखिए, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा पूरा उसका सिलेबस, मैं हमेशा विद्यार्थियों को ये बात बोलता हूँ कि आप जो भी चीज़ करने जा रहे हैं, चाहे अपने सामाजिक जीवन में, विद्यार्थी जीवन में कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं कि भाई हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। और क्यों का जवाब अगर हमने सही से ढूंढ लिया तो आप यकीन मानिए कि आप उस दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य कर पाएंगे और अपने परिणामों या कहें कि अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी आप जैसे सभी रीट की तैयारी इन दिनों कर रहे होंगे, अब कोई भी विषय के विद्यार्थी हो, वैसे शिक्षण विधियां का जो टॉपिक है वो ऐसा नहीं है कि एसएसटी की शिक्षण विधियां एकदम से अलग हों और गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियां एकदम से अलग हों और पर्यावरण की शिक्षण विधियां एकदम से अलग हों। सब में कुछ ना कुछ कॉमन होता है क्योंकि इनको पढ़ाया किस उद्देश्य से जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप शिक्षक बनेंगे और एक शिक्षक के लिए बहुत अच्छा ज्ञान होना तो पहली प्राथमिकता है ही, उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस ज्ञान को आप अपने विद्यार्थियों को, आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कैसे डिलीवर करेंगे। तो उसकी जो टेक्निक्स होती हैं, उसके जो तरीके होते हैं, वो आपको अगर बेहतर तरीके से नहीं आएंगे, आजकल नवाचार की युक्तियाँ बहुत सारी, क्योंकि बहुत परंपरागत विधियाँ चल रही हैं पुराने ज़माने से और वर्तमान में, क्योंकि उन परंपरागत विधियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को हम वर्तमान के लिए तैयार नहीं कर सकते। तो हमें नवाचार करके नई शिक्षण विधियों को इस तरह से काम में लेना पड़ता है कि जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी एजुकेशन का मोटिव है, जो उद्देश्य है, उसको हम प्राप्त कर सकें। तो बेहतर तरीके से अगर हम विषय की समझ हम बच्चे को दे पाएं उस विषय के बारे में, तो शायद हम एक अच्छे नागरिक के रूप में उसका निर्माण कर पाएंगे या कहें कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। तो रीट लेवल 2 के उन विद्यार्थियों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन से विद्यार्थियों के लिए लेवल 2 रीट, जैसा कि हमने अभी प्रारंभ में बताया है। हालांकि अब ये चीज़ें सभी मतलब सेकंड ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी शायद, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप बन चुका है, अब उस पर काम चल रहा है, तो शायद सेकंड ग्रेड और व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड में भी शिक्षण विधियों को ज़्यादा स्तर से जोड़ेंगे ये लोग। लेवल 2 एसएसटी हम बात करेंगे, मुख्य रूप से एसएसटी की शिक्षण विधियों का ये सिलेबस है जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये अभी पहले 12 पिछले पुराने सिलेबस में 12 यूनिट हुआ करती थी, इसमें से दोनों यूनिट ये एज इट इज थी
एक यूनिट बढ़ाई है एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए, बैंकिंग वाली। तो बैंकिंग वाली एज ए, ये मानो आपकी इकोनॉमिक्स के टॉपिक को आपके सिलेबस में जोड़ा है। जब हम इस विषय के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है सामाजिक अध्ययन का अर्थ, क्या परिभाषाएं होती हैं, क्या इसकी प्रकृति होती है, क्या इसकी विषय वस्तु होती है, तो आपको लॉजिक पता चल जाएगा कि इन बैंकिंग वाली यूनिट को क्यों जोड़ा गया है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम सिलेबस पे बात करेंगे। तो देखिए आपकी ये शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के नाम से 12 यूनिट, 12वीं यूनिट, यूनिट नंबर 12 है आपके सिलेबस में, जिसका नाम है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। पहला टॉपिक है इसमें सामाजिक विज्ञान या अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। दूसरा इसका टॉपिक है कि कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और विमर्श। तीसरा इसका टॉपिक है सामाजिक विज्ञान या अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, क्योंकि कोई भी कार्य अगर आप वहां कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर आएंगी। और अध्यापन करते समय अगर किसी समस्या के बारे में आपको पहले से ही पता है तो आप उसका समाधान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अब अध्यापन में, क्योंकि जब आप टीचर बनेंगे, पहली बार क्लास में जाएंगे, तो किताबी ज्ञान से अलग आपको बहुत सारी बेसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आपको लगेगा कि ये चीजें तो हमने पुस्तकों में पढ़ी नहीं, तो आप खुद रूबरू होंगे उस चीज से कि क्या होता है वास्तव में। तो हो सकता है किताबी ये अध्यापन तो हम करेंगे, हम उस तरीके से इन चीजों को पढ़ेंगे कि आप मतलब आपको लगेगा कि आप वास्तव में कक्षा में विद्यार्थियों के सामने खड़े हैं और उन समस्याओं का बिल्कुल फेस टू फेस सामना कर रहे हैं। तो अगर वो समस्याओं के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप इस तरह की यूनिट्स का में जो प्रश्न आने वाले हैं उनका बहुत प्रैक्टिकली उत्तर दे पाएंगे। बिल्कुल, हाँ। तो ये एक है अगला टॉपिक, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। देखिए ये क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब आजकल हर व्यक्ति को मतलब समालोचनात्मक चिंतन करना चाहिए। एक तो हम कह देते हैं आलोचना, कहने में आलोचना एकदम ऐसा लगता है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। आलोचना और समालोचना दोनों एक ही परिप्रेक्ष्य में, एक ही अर्थ में लिए जाने वाले शब्द हैं। और आलोचना और समालोचना का अर्थ होता है किसी भी विषय वस्तु, किसी भी व्यक्ति को एक वस्तुनिष्ठ तरीके से, एक सब्जेक्टिविटी उसमें देखना कि वास्तव में वो है क्या। उसके अंदर हो सकता है कुछ अच्छाइयाँ हो सकता है कुछ बुराइयां हो। तो उन दोनों तरीकों को आप निष्पक्षता के साथ अगर देखेंगे तो उसको कहते हैं समालोचनात्मक। समालोचना शब्द की बात कर रहा हूं मैं। और समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है ये तो खैर हम विस्तृत रूप से इस टॉपिक में ही पढ़ेंगे। तो ये वाला जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यूनिट 1 है ये 5 अंक की है, यानी कि 5 अंक के 5 प्रश्न यहां से आएंगे आपके। और ऐसे ही शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2 ये भी 5 अंक। तो ये मानो कि आपने बहुत सारी चीजें, यहाँ 5 अंक 5 प्रश्न आएंगे। आपने इतिहास, ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और अर्थशास्त्र अब जोड़ ही दी एक यूनिट। इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ा है, बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें, सैद्धांतिक है। ये मानो कि ये 10 नंबर का जो मैटर है ये बहुत ही व्यवहारिक मतलब स्तर पे आप इसको पढ़ेंगे। 10 में से 10 नंबर लेके आ सकते हैं आप। और आपको कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें रट के आप इसमें 10 नंबर नहीं ला सकते। आप इसमें रट के 10 नंबर नहीं ला सकते। आप शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2 5 अंक, ये 5 अंक। अब देखिए परीक्षा या आनुभाविक साक्ष्य, ये इसका एक टॉपिक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अनुभव से क्या होता है, ये टॉपिक के बारे में। दूसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री। अब ये देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री आपके भाषा में भी है, दोनों भाषाओं में। अगर आपके पास हिंदी है, आपके पास संस्कृत है, आपके पास कोई भी विषय है तो वो सारी चीजें यहाँ भी आपको मिलेंगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ये भी आप जैसे साइकोलॉजी की यूनिट में भी है, ये आपके भाषा वाले में भी सूचना, वर्तमान में किस प्रकार शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है, ये सारी चीजें अब अपन एसएसटी में भी पढ़ेंगे। एसएसटी के मुद्दों को किस प्रकार, अब ये देखिए ये नवाचार, ये पूरा टॉपिक जो मतलब सिलेबस जो है ये नवाचार से संबंधित है। यानी कि एजुकेशन में परंपरागत विधियों को छोड़ करके एक नए तरीके से आप उस बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हो। और एसएसटी के शिक्षक पर तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि एक विज्ञान विषय को पढ़ाना, एक प्रयोगशाला होती है, कक्षा कक्ष होता है, टीचर पढ़ा देता है। गणित विषय को पढ़ाना, कैलकुलेशन पढ़ानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कहने को तो मुश्किल लगता है बच्चों के स्तर पे, लेकिन
व्यवहारिक पक्ष नहीं है, उसमें सैद्धांतिक पक्ष है। उन चीज़ों को पढ़ाना ज़्यादा आसान होता है। एक बच्चे के अंदर, हम क्लास में बैठा है बच्चा और हमें उसको समाज पढ़ाना है, तो आप सोचो कि उसको समाज के बारे में, मतलब एक शिक्षक को भी बहुत तैयार होकर जाना पड़ता है उस बच्चे के सामने कि क्या हम उस बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं, किस तरह के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से उठा करके एग्जाम्पल्स हम उसके दिमाग में फिट कर रहे हैं और उस बच्चे को भविष्य के लिए हम तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का उसके समाज में, क्योंकि वो रहेगा, किस तरह की वो आर्थिक परेशानियां झेलेगा, किस तरह के राजनीतिक माहौल में रहेगा, किस तरह की चीजें वो देखेगा, किस तरह की भौगोलिक पर्यावरण परिवेश में रहेगा, तो उनसे किस तरह वो मतलब एक तरह से संघर्ष करेगा और किस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाएगा, एक सफल नागरिक बनेगा। तो वो एक शिक्षक को, बच्चे को जानना और उस बच्चे को उन चीजों को पहुंचाना, डिलीवर करना बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रयोगशाला नहीं होती है एसएसटी विषय में, पूरा संसार ही इसकी प्रयोगशाला है, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हालांकि सबके ऊपर होता है, शिक्षकों के सभी के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चुनौती होती है बच्चों को पढ़ाना, और छोटे बच्चों को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो अगला ये जो टॉपिक है प्रायोजना कार्य का, इस प्रायोजना विधि या प्रायोजना कार्य, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, पर्टिकुलर एक तरह से प्रोजेक्ट मेथड एक विधि भी है। और देखो आप एक अलग से यूनिट में एक अलग से प्रयोजना कार्य का काम दिया। इसका मतलब एसएसटी विषय में भी प्रोजेक्ट कराए जाते हैं और उन प्रोजेक्ट का क्या आउटपुट होता है, क्या परिणाम हो सकता है एक विद्यार्थी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीखने के प्रतिफल, और अगला है मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन के बिना तो शिक्षण की प्रक्रिया वैसे ही संभव नहीं है, पूरी होती नहीं है, तो मूल्यांकन करना भी जरूरी है। मापन और मूल्यांकन, उनकी विधियां, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उस तरह के टॉपिक्स को हम यहाँ पढ़ेंगे। 10 नंबर का बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है और आप इसको प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से सीख करके, मेरा पूरा मतलब मेरा वादा है आपसे कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से 10 में से 10 नंबर, पूरे 10 में से 10 नंबर इसमें लेके आएंगे। अब देखिए, एक टॉपिक इसमें दिया हुआ नहीं है पर हम कहीं ना कहीं उस टॉपिक को पढ़ते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाम पे। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, पर अगर अपन एसएसटी विषय पढ़ रहे हैं, अगर हम ये एसएसटी विषय पढ़ रहे हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के एसएसटी विषय का विकास कैसे हुआ, ये हमें पढ़ना जरूरी है। पृष्ठभूमि, तो ये भी एक तरह से हमने जोड़ दिया है टॉपिक यहाँ पे, और आज हमारी क्लास में ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ही हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए, ये आज का हमारा टॉपिक है, सामाजिक अध्ययन का एक विषय के रूप में विकास। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मतलब सामाजिक अध्ययन का विकास कैसे हुआ, आज वर्तमान में जो इतना इंपॉर्टेंट विषय बन चुका है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि एसएसटी सामाजिक अध्ययन विषय का प्रारंभकर्ता देश कौन सा है। एसएसटी विषय को एक मतलब सही तरीके से एक विषय के रूप में प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है, ठीक है। भारत में एसएसटी विषय का विकास कैसे हुआ, कौन से आयोग के माध्यम से इसकी सिफारिशें प्रस्तुत की गई, और बाद में आने वाले आयोगों ने क्या योजना बनाई, और वर्तमान में किस तरह का पाठ्यक्रम इसमें चल रहा है, और वर्तमान में क्या, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर हम वर्तमान तक पहुंचे हैं। तो उस तरह की चीजों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस टॉपिक को। आप एक दो चीज़ें, जैसे वैसे तो मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि रीट की तैयारी में आपको बहुत लंबा समय मिल चुका है और बहुत बार आपने एसएसटी के विषय को पढ़ा होगा, शिक्षण विधियों को बहुत बार, मतलब काफ़ी बार पढ़ लिया होगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि आप इनको नोट्स बनाएं, ये करें, आपने नोट्स बना लिए होंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए, अपने खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाए होंगे। बस आप ये करना कि इस क्लास को पढ़ते समय आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी, पहले इस क्लास को पढ़ना, पूरे को, वीडियो को देखना, जहां भी आपको काम की चीजें लगे स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद में अपने नोट्सों को रिवीजन जब करें टॉपिक का, क्योंकि ये यूनिट जैसी होगी 1 घंटे की क्लास, आप अपने उस नोट्स को देखना, और कुछ चीज़ें ऐसी लगे आपको, वैसे तो मुझे लग रहा है सारी चीज़ें आपने जोड़ी रखी होंगी, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ें और छूट गई होंगी आपसे, तो वो यहाँ मिल जाएंगी आपको। तो उन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें और उनको पढ़ें। तो अपन इनको प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, सामाजिक अध्ययन का विषय के रूप में विकास या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हम इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक देश का नाम दे रखा है यूनान। अब देखिए, यूनान सोफिस्ट विचारधारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और प्रोटैगोरस का नाम दिया हुआ। ये एक विद्वान है, एक दार्शनिक हैं, कहाँ के, यूनान के। ये यूनान के एक दार्शनिक है प्रोटैगोरस, बहुत ही फेमस, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध ये दार्शनिक हुए हैं। एक
लाइन है इनकी कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। अब सीधे सीधे अगर हम फैक्चुअल रूप से इस लाइन को रट लें कि प्रोटैगोरस ने कहा था कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, हो सकता है परीक्षा में कोई परीक्षक इसको दे दे कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, ये किसका कथन है? ऐसे भी आ सकता है प्रोटैगोरस का, ये भी आ सकता है कि यूनानियों का। ठीक है, तो यूनान में दर्शन का विकास हुआ। तो आप देखना किसी भी मतलब हर विषय का अपना एक दर्शन होता है। दर्शन अपने आप में एक विषय भी है, सामाजिक अध्ययन का अपना एक दर्शन है, इतिहास का अपना एक दर्शन होता है, भूगोल का भी अपना एक दर्शन होता है, हर विषय का अपना एक दर्शन होता है। तो उन दार्शनिक यानी सोफिस्ट विचारधारा दर्शन का जो प्रारंभ हुआ वो यूनान में हुआ और वहां के एक विद्वान थे प्रोटैगोरस, उन्होंने कहा मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड। इसका मतलब ये है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, किस हद तक वो अच्छी है और किस हद तक वो बुरी है, इसका ये बात तय कौन करेगा? ये मनुष्य करेगा। इसका मतलब आप ये माने कि मनुष्य को पहली बार यूनान में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महत्व दिया गया था प्रोटैगोरस के द्वारा। इससे पहले धर्म इत्यादि चीजों को, कानून को सबसे ऊपर माना जाता था। भाई कानून ने, जो मेरी इच्छा ही कानून है, मनुष्य का कोई महत्व ही नहीं है। लुई 16वां इस तरह के उनके कथन थे। यहां मनुष्य को पहली बार महत्व दिया गया, बोले कानून मनुष्य के लिए, भाई धर्म मनुष्य के विकास के लिए, पहली बार इस तरह का शब्द आया। सर्वप्रथम यूनान में सोफिस्टों को एक तरह से बुद्धिवादी कहा गया था और मनुष्य को महत्व देना प्रारंभ किया। पहली बार मनुष्य को महत्व देने का काम यूनान में हुआ। हालांकि इस तरह का प्रश्न आएगा नहीं, पर फिर भी अगर आ जाए कि पहली बार, सामाजिक अध्ययन की बात नहीं कर रहे हम कर रहे हैं मनुष्य का, क्योंकि सामाजिक अध्ययन का सीधा सीधा संबंध मनुष्य से ही तो है, समाज से है, और समाज का संबंध मनुष्य से है। यानी कि प्राणी के बिना कोई समाज नहीं है और समाज के बिना कोई प्राणी नहीं है, ऐसा है। तो यहां मनुष्य को महत्व दिया जाने लगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ यहां से हुआ, ना, केवल मनुष्य को महत्व दिया जा रहा है। एक इनके बाद में यूनान के ही सुकरात हुए थे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। देखिए उन्होंने कहा था कि मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये इनकी प्रसिद्ध लाइन है, ये परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। प्रश्नोत्तर विधि हम बार बार चाहे हिंदी पढ़ें, चाहे अंग्रेजी पढ़ें, चाहे हम संस्कृत पढ़ें, चाहे और कोई भी विषय पढ़ें, आप डायलेक्टिक मेथड या प्रश्नोत्तर विधि जैसी बार बार आएगी तो सुकरात का नाम आएगा, सुकराती पद्धति। तो ये हर विषय के विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है ये विधि? प्रश्नों के माध्यम से विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष पेश करना। कि अगर मुझे कोई विषय छात्र को पढ़ाना है तो मैं जाकर के, ना तो कोई पाठ्यक्रम है ना कुछ भी नहीं है, बस सामने हाँ भी बता, हाँ बच्चों बताओ, हाँ बच्चों ये बताओ। प्रश्नों के माध्यम से हम उनको इतना परिपक्व कर देंगे कि वो जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं वो बच्चा समझ जाएगा उन चीजों से। ऐसी ये एक और कथन था उनका कि मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, यानी कि कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं किया उन्होंने। वो ये कहते थे कि मुझे जानने की इच्छा, जिज्ञासा जिसको कहते हैं, वो मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। सुकरात से सीखें हम ये चीज। सुकरात ने कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि अगर हमें अहम हो गया सीख जानने का कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो ये मानो कि हमारा विकास रुक जाएगा। तो ये इस तरह लोगों से प्रश्नोत्तर ही करते रहते थे, अपना ज्ञान बढ़ाते रहते थे। और एक्चुअली उनका मोटिव था कि लोगों को एक तरह से नॉलेज देना, ज्ञान देना, ये उनका अपना एक तरीका था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, यूनान के बारे में पढ़ने के बाद में जैसे ही हमारे विषय की ओर हम आते हैं, सामाजिक अध्ययन, जैसे ही हम अपने विषय की तरफ आते हैं, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है ब्रिटेन का। सबसे पहला नाम ब्रिटेन का आता है क्योंकि एक सवाल भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। ब्रिटेन सर्वप्रथम समाज का अध्ययन प्रारंभ हुआ। अभी यहां भी सामाजिक अध्ययन नहीं है, यहां भी अभी शब्द क्या है? समाज का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी समाज का अध्ययन हुआ है। और लंदन के विद्यालयों में समाज के बारे में पढ़ाया जाने लगा। यानी कि पहली बार ब्रिटेन में ही समाज के बारे में बच्चों को विद्यालय में, भाई वैसे तो मनुष्य के बारे में बात तो यूनान में होने लग गई थी, विद्यालयों में नहीं हुई, एक आम तौर पे लोगों के बीच में बात होने लगी, दार्शनिकों के बीच में। ब्रिटेन के स्कूल्स में पहली बार समाज के बारे में लोगों को पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, तो एक प्रश्न आता है कि
सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ करने वाला देश कौन सा था, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारा आंसर रहेगा ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद में सबसे ज्यादा शिक्षा या कहें कि सामाजिक अध्ययन का जो सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो उसमें देन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। कई बार यूएसए लिखा हुआ आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब जब समाज का महत्व बढ़ने लगा और उस समय कुछ दार्शनिक जैसे इमाइल दुर्खीम फ्रांस के थे, हर्बर्ट स्पेंसर जिनको कि सामाजिक अध्ययन का जनक कहा जाता है, इंग्लैंड के रहने वाले थे। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में तो विद्यालय में समाज पढ़ाया जाने लगा, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में उस समय 18वीं शताब्दी में क्रांति होने लगी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में वार्ताएं होने लगी, सेमिनार्स होने लगे, मतलब जैसे ही समाज विषय का, समाज के बारे में पढ़ाया जाने लगा। हालांकि 1838 से समाजशास्त्र, 1838 अभी सन याद रखेंगे, समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ हो गया था 1838 में। ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं 1838 में। उसी समय समाज के बारे में अध्ययन तो होने लगा, लेकिन समाज से ऊपर के बोले समाज के बारे में, समाजशास्त्र में सैद्धांतिक पढ़ाई होती थी, व्यवहारिक नहीं। उनको लगा कि इसके बारे में हमें व्यवहारिक रूप से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इसके लिए कुछ वार्ताएं और सेमिनार्स होने लगे। उसी समय अमेरिका के जॉन ड्यूवी जिसका नाम चिर परिचित है, ये शिक्षा जगत में अपने प्रोजेक्ट मेथड के लिए चिर परिचित हैं, अमेरिका के रहने वाले थे। और जॉन ड्यूवी ने पहली बार अपनी पुस्तक का नाम है सोसाइटी एंड एजुकेशन, उनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी एंड एजुकेशन। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक ज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सामाजिक ज्ञान शब्द का। ठीक है, तो जॉन ड्यूवी इसमें नाम आ जाएगा। जॉन ड्यूवी प्रायोजना मेथड क्या है, किलपैट्रिक से किस प्रकार के संबंध थे, कैसे किलपैट्रिक का नाम, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या इनको पढ़ेंगे हम प्रोजेक्ट मेथड में आगे कीजिए। यहां हम पढ़ रहे सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में इनका यहां योगदान ये था कि इन्होंने सामाजिक ज्ञान नाम दिया, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे थे, जो ब्रिटेन में प्रारंभ हो चुका था समाज के रूप में, वहां उन्होंने इसको नाम दिया सामाजिक ज्ञान। अब सामाजिक ज्ञान को यहां पे हम सामाजिक अध्ययन लिख रहे हैं, ये है सामाजिक ज्ञान ही। तो सामाजिक अध्ययन विषय का प्रारंभ सर्वप्रथम अमेरिका में, देखिए 1892 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होता है इस जगह। अगर प्रश्न ऐसे आया कि सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ कहां हुआ, तो ब्रिटेन और यूएसए दोनों में बहुत भयंकर कंफ्यूजन। अगर प्रश्न आ जाए सामाजिक अध्ययन विषय का प्रारंभ कहां हुआ, तो आप इसमें सीधे सीधे अमेरिका ही लिखेंगे। 1892 में पहली बार यूएसए में, अमेरिका में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रारंभ हुआ। लेकिन यहां कह रहे हैं हम समाज का अध्ययन, यानी सामाजिक अध्ययन नहीं, समाज का अध्ययन पहली बार, या सामाजिक अध्ययन के विषय पर चर्चा करने वाला देश या कौन सा था। समाज पढ़ाया, अभी सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु तो समाज ही है भाई। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को पढ़ाने का काम कर दिया था ब्रिटेन ने, लेकिन एग्जैक्टली जिसको आप एसएसटी कहते हैं, उस एसएसटी विषय को प्रारंभ करने वाला देश अमेरिका है। बस इतना सा चीज ध्यान रखना प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से। अच्छा, इस क्लास के बाद में जो भी टॉपिक की क्लास होगी, उस टॉपिक की क्लास के अगले दिन आपको एक क्वेश्चन आंसर, जितने भी संभावित प्रश्न यहां से बनने वाले होंगे, उन प्रश्नों का वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह की यूनिट में से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 1892 में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत शामिल। अब जिस समय अमेरिका में 1892 में ये सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाया जाने लगा, अब देखिए 1892 का नाम इंपॉर्टेंट और अमेरिका का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय अमेरिका में हर स्तर पर, यानी कि हर स्तर का मतलब हो गया प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि इन तीनों स्तर पर, मुख्य रूप से तो प्राथमिक और माध्यमिक, इन तीनों विद्यालयी स्तर पर, पूरे विद्यालय यानी कि विद्यालय एजुकेशन जितने भी वर्ष की होती है, चाहे 10 वर्ष की होती है, चाहे 11 वर्ष की होती हो, चाहे 12 वर्ष की, जहां जहां जो भी एजुकेशन होती हैं, वहां पर ये प्रारंभ कर दिया गया था अमेरिका में।
ठीक है। तो अमेरिका में 1892 में विद्यालयी स्तर पर एक विषय के रूप में प्रारंभ कर दिया गया। उस समय कौन कौन से विषय इसमें शामिल थे? पहला इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और इसके अंदर राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन भी है। भूगोल के भी चैप्टर इसमें पढ़ाए जाने लगे थे, मतलब भूगोल भी इसमें था, अलग नहीं था उस समय। केवल एक महत्वपूर्ण विषय जो उस समय इसमें नहीं था वो था समाजशास्त्र। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जब सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ हुआ विषय का, उस समय समाजशास्त्र को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। बाकी के इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये विषय इसमें ऑलरेडी थे। समझ में आ गई बात? आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं अमेरिका। अब देखिए कमेटी ऑफ, एक और कंफ्यूजन वाला प्रश्न जो बच्चों के सामने दिक्कत महसूस करता है, कमेटी ऑफ 10। कमेटी ऑफ 10 का नाम, क्योंकि इसमें 10 सदस्य थे इसलिए इसको कमेटी ऑफ 10 का मतलब यहाँ 10 है, ठीक है। 10 लोगों की कमेटी, 10 शिक्षाविदों की कमेटी समिति। अमेरिका, देखिए यहाँ पे कई जगह ब्रिटेन का नाम आता है, आप गूगल पे भी देखेंगे, किताबों में भी देखेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि कमेटी ऑफ 10 का ब्रिटेन से कोई संबंध नहीं है। आप अच्छी कोई ऑथेंटिक बुक देखें और वहां आपको पता चलेगा कि ये कमेटी ऑफ 10 की स्थापना हुई थी 1892 में अमेरिका में। 1892 में अमेरिका में स्थापना हुई और सामाजिक अध्ययन विषय में समाज शास्त्र विषय को जोड़ने की सिफारिश, इसकी सिफारिश मतलब की इन्होंने। इस कमेटी ऑफ 10 ने क्या सिफारिश की थी कि इस, भाई अभी तक हम कह रहे हैं सामाजिक अध्ययन यानी समाज का अध्ययन, और उसमें समाजशास्त्र ही नहीं है, तो बड़े ही मतलब आश्चर्य की बात है कि समाज का, सामाजिक अध्ययन विषय का नाम रख दिया और हमने उसमें समाज को जोड़ा ही नहीं। तो उनको लगा कि जब तक समाज और व्यक्ति को आप नहीं जोड़ेंगे इस बाकी के जनरल नॉलेज के साथ, सामाजिक ज्ञान, क्योंकि अभी तक सामाजिक ज्ञान ही शब्द चल रहा है, तो सामाजिक ज्ञान का मतलब ये लगने लगा कि जनरल नॉलेज भैया इतिहास क्या था, है ना, और ये पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इनके सिद्धांतों को पढ़ लो। उन्होंने कहा नहीं, जब तक समाजशास्त्र को इसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक ये विषय अधूरा है। तो कमेटी ऑफ 10 अमेरिका में स्थापना 1892 में, और इसकी सिफारिश पर समाजशास्त्र को इसमें जोड़ा गया था, इसकी सिफारिश को मान लिया गया था। लेकिन सिफारिश को माना था 1911 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट यहां आप लिख लें वाली अपने नोट्स में ये चीज, कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1894, 2 साल में ही, बिल्कुल 2 साल में। ऐसा नहीं है भारत की तरह कमेटियां जो 5-10 साल तक रिपोर्ट ही प्रस्तुत नहीं करती हैं, 2 साल के अंदर, सॉरी 92 में नहीं 94 में, ये 94 है, 2 साल बाद ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन उसको माना गया था 1911 में, 11 में जोड़ा था। ये देखिए 1911 कमेटी ऑफ 10 की सिफारिश को मानकर समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन में जोड़ दिया गया। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर बनता है ये कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया, तो कमेटी ऑफ 10 आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा कि कमेटी ऑफ 10 ने कौन से विषय को सामाजिक अध्ययन के अंदर जोड़ने की सिफारिश की, तो आ जाएगा भी समाजशास्त्र विषय को जोड़ने की सिफारिश की। कमेटी ऑफ 10 की स्थापना कब हुई? 1892 में। कहां हुई? अमेरिका में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1894 में, लेकिन इसकी सिफारिशों को माना गया था 1911 में। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, तो 1-2 चीजें और यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। 1916 में सामाजिक अध्ययन को एक व्यवस्थित विषय के रूप में मान्यता मिली। वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक ज्ञान हेतु इस समय सामाजिक अध्ययन शब्द का व्यापक प्रयोग होने लगा। जिसको अभी तक अपन सामाजिक ज्ञान कह रहे थे, उसको पहली बार 1916 में जाकर के मान्यता मिली। किसको? सामाजिक अध्ययन विषय को। अभी तक सामाजिक अध्ययन विषय अमेरिका के स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा था, लेकिन ऐसा होता है कि कोई भी योजना जब आती है तो कोई भी संस्थान या कहें कि उससे संबंधित जितने भी विभाग हैं ये सरकार में, वो सारे के सारे सहमत नहीं होते। एक कमेटी ने सिफारिश दी, कुछ लोगों ने मान ली, कुछ लोगों ने नहीं मानी। अगर केंद्र किसी सिफारिश को मान रहा है तो राज्य नहीं मान रहे, और राज्य भी मान रहे तो आधे से ज्यादा राज्य मान नहीं रहे, आधे मान रहे, 2 ही मान रहे, 4 ही मान रहे। तो ये
अलग विषय है, लेकिन फिर भी 1892 में शुरू होने वाला वो विषय जो अमेरिका से शुरू हुआ 1892 में एक विषय के रूप में, उसको मान्यता मिली यहाँ पर 1916 में। इसका मतलब 1916 का जो साल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सामाजिक अध्ययन की दृष्टि से अमेरिका में। भारत में अभी तक सामाजिक अध्ययन विषय पर, स्पेशली इस विषय के बारे में अभी तक कोई अंग्रेजी, हम चर्चा करेंगे अभी, उसमें कोई विषय पे कुछ भी चर्चा होने नहीं लगी थी। यहाँ अमेरिका की बात चल रही है अभी कि इसको मान्यता मिल गई। इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र, यहाँ पे पता ही है आपको 1911 में समाजशास्त्र को जोड़ लिया गया था और अब वर्तमान में मुख्य रूप से, और इसमें भूगोल भी आप जोड़ लें, ये विषय और एक दो विषय ऐसा नहीं है कि यही विषय हो, ये मुख्य विषय है। इनके साथ में दर्शन का ज्ञान भी दिया जाने लगा था, मनोविज्ञान का ज्ञान भी दिया जाने लगा था, ये भी चीजें, साहित्य भी पढ़ाया जाने लगी, भाषा भी, छोटे छोटे और भी विषय इसमें जुड़े हुए थे। एक समिति थी स्टडी ऑफ सोशल साइंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या कहें कि अमेरिका का जो सेकेंडरी एजुकेशन था, माध्यमिक शिक्षा आयोग, उनका विभाग, उस माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक कमेटी बनाई, उसको कहते हैं स्टडी ऑफ सोशल साइंस। यहां देखिए सोशल साइंस नाम से बनाई थी वो। सोशल साइंस का मतलब सामाजिक विज्ञान, इसका मतलब सामाजिक ज्ञान, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। अभी भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन तीनों विषयों के अंदर। तो उस समिति ने सामाजिक, उसको सामाजिक अध्ययन समिति कहा जाता है। इस सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि इस समिति ने सामाजिक अध्ययन विषय को लेकर के बहुत ज्यादा, 1916 में ही बनी थी ये, खूब सारे काम किए थे इसने। और 1916 से इस तरह इस विषय का विकास होने लगा कि 1920 से लेकर के और 1950 का जो समय है वो अमेरिका में इस सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन विषय के लिए क्या माना जाने लगा, स्वर्ण काल माना जाने लगा। उसको गोल्डन एज कहा जाने लगा। किस विषय का? इस सामाजिक अध्ययन विषय का स्वर्ण काल, क्योंकि एकदम नया विषय। अब तक सारे बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायो पढ़ी, सब बहुत सारे सब्जेक्ट वो पढ़ने लगे, इतिहास भी पढ़ रहे थे, लेकिन एक नया विषय उनके सामने आया, मान्यता मिली चुकी है 16 में, और इस सेकेंडरी एजुकेशन की कमेटी ने बहुत काम किया। तो इन 30 सालों में इतना ज्यादा अमेरिका में काम हुआ था कि सोशल स्टडी विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया, और तब से लेकर आज तक बहुत महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है सामाजिक अध्ययन। इसलिए हमारे सिलेबसेस में हम देखेंगे अभी भारत में क्या विकास हुआ, किस तरह इसको जोड़ा गया। अमेरिका में एक सोशल स्टडीज कमीशन बना था 1934 में, इसी टाइम के दौरान। इसने भी सोशल स्टडीज कमीशन ने इसके विकास के लिए बहुत काम किया था। 1934 अमेरिका, याद रख लेना आप इसमें, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब देखिए भारत में सामाजिक अध्ययन विषय पर क्या क्या विकास हुआ। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रारंभ कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में कौन से आयोग ने क्या क्या काम किया और वर्तमान तक हम कैसे पहुंचे, तो इसकी झलक लेने से पहले या इसको पढ़ने से पहले हम अंग्रेजी सरकार की शिक्षा नीति पर, हालांकि ये अपने सिलेबस का इस सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि या शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों का टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप राजनीति विज्ञान भी आपके सिलेबस में है, तो आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। बस मैंने एक जानकारी के लिए आपके सामने कि इतने सारे आयोग सरकार ने रखे पर उनमें सामाजिक अध्ययन विषय के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए ये जानकारी आपको दी जा रही है। देखिए 1813 का चार्टर एक्ट था जिसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान शिक्षा के लिए किया गया था। ये प्रश्न आता है आपकी परीक्षाओं में। 1833 में एक एक्ट आया था, 1833 में, ठीक है। उस एक्ट के अनुसार मैकाले मिनट जारी किया गया था, जिसमें आंग्ल प्राच्य भाषा पर विवाद हो गया कि भाई जो एजुकेशन दी जा रही है उसका माध्यम हिंदी हो या विदेशी भाषा हो, इस पे ये विवाद हुआ। आंग्ल प्राच्य विवाद आप इसको कह सकते हैं। आंग्ल यानी अंग्रेजी, प्राच्य यानी प्राचीन देशी भाषा। आंग्ल प्राच्य विवाद ये हुआ था यहाँ पे, और बाद में अंग्रेजी शिक्षा को ही माध्यम बनाया गया था मैकाले मिनट के आधार पर 1835, याद रखना आप। 1854 भी फेमस है, वुड डिस्पैच, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उस वुड डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज खोली गई, विश्वविद्यालय खोले गए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, ठीक है। ये 1882 का हंटर आयोग, हंटर कमीशन भी आपको याद होगा
क्योंकि इतिहास में आपने पढ़ा होगा, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में स्थापित हुई, और प्रथम विधि विश्वविद्यालय भारत का बेंगलोर में 1887 में इस हंटर कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही स्थापित किया गया था। 1902 का रैले, ये रैली नहीं है, रैले आयोग है, तो रैले आयोग, इसकी सिफारिश 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, मतलब रैले कमीशन बनाया था लॉर्ड कर्जन के समय में, उस 1902 में रैले की अध्यक्षता में जो कमीशन बना उसने सिफारिश दी, और उसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना था, जिसको कलकत्ता अधिनियम भी कह दिया जाता है। स्पेशली वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए था। ये चीज आप इतिहास में बहुत अच्छी तरह से, शिक्षा का विकास है उसको पढ़ना, एक बार समझ में आ जाएगा। 1917 का सैडलर आयोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की बात कही थी इसमें, और स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की हो, इसका मतलब स्कूली शिक्षा पहले 12 वर्ष की नहीं होती थी, तो 12 वर्ष की उस स्कूली शिक्षा को करने की यहाँ 1917 में बात की थी। एक है 1929 हार्टोग कमेटी, प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर, आप देखिए 1929 में प्राथमिक शिक्षा पर बल देने की बात की थी, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेस मजबूत नहीं है बच्चों का तो भविष्य कैसे संवारेंगे, तो प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था 1929 की हार्टोग कमेटी में। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई हमारी बातें, यानी स्वतंत्रता से पहले की अंग्रेजी काल में शिक्षा के विकास की, जिसमें माध्यमिक सामाजिक अध्ययन विषय पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। अगर अपन सामाजिक अध्ययन विषय पर पहली बार बात करते हैं भारत के अंदर, तो हम देखेंगे कि 1937 का जो वर्ष है वो हमारे लिए बहुत ही, मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं इसको, एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि आज तक जितनी भी हम सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में जो बातें करते हैं, जितने भी उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं, वो सारे की सारी चीजें हमें या गांधी जी द्वारा एक बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना, वर्धा जगह का नाम है महाराष्ट्र में, वहां पर गांधी जी और गांधी जी ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, उस जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा समिति स्थापित की थी, और उस वर्धा समिति को ये जिम्मेदारी दी कि आप कोई एक ऐसी योजना बनाएं जिसमें बच्चों को का बुनियादी यानी बेसिक या मौलिक शिक्षा दी जा सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण शब्द पहली बार, मतलब ये समझ लो भारत में 1937 की बुनियादी शिक्षा में हमें देखने को मिला। शिक्षा की योजना महात्मा गांधी के नेतृत्व में, या कहें कि महात्मा गांधी के नाम से इसको जाना जाता है कि भाई बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नई तालीम के जन्मदाता महात्मा गांधी है, और जो कमेटी बनाई थी वो जाकिर हुसैन थे उसके अध्यक्ष। नई तालीम मौलिक शिक्षा कहा जाता है। इस कमेटी ने जो सिफारिश दी, या कहें कि इस बुनियादी शिक्षा में जो मुख्य बातें थी वो थी निःशुल्क शिक्षा। अब आप देखिए वर्तमान में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आरटी एक्ट पढ़ा होगा आपने, उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात पहली बार गांधी जी ने 1937 में ही बोल दी थी, भारत की आजादी से पहले। हस्त कौशल की शिक्षा या गतिविधि आधारित, देखिए वर्तमान में हम उसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, हम करके सीखना कहते हैं, हम कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, हम क्रियात्मक विकास की बात करते हैं। ये बातें गांधी जी की इस बुनियादी शिक्षा में पहले से 1937 में उन्होंने बता दिया था। यानी कि यहाँ पर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जो शिक्षण के जो उद्देश्य माने जाते हैं ना, उन तीनों उद्देश्यों की बात गांधी जी ने यहाँ की, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और जो हम पढ़ते हैं, ज्ञान का मतलब होता है दिमाग, हेड, और भावात्मक का मतलब होता है हार्ट, और क्रियात्मक का मतलब होता है हैंड, हस्त कौशल। तो 3H फॉर्मूला गांधी जी ने दिया था यहाँ पे, तो वो बुनियादी शिक्षा से ही संबंधित है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये योजना फलीभूत नहीं हुई और समाप्त कर दी गई, क्योंकि उस समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। देखिए 1944 में शिक्षा की एक सार्जेंट योजना आई, हालांकि उसमें तकनीकी, वाणिज्यिक और कला विषयों की शिक्षा पर बल दिया गया, पर क्योंकि अंग्रेजों के समय में जितनी भी चीजें लागू की गई थी वो उनके हित में थी, विद्यार्थियों का हित या मनुष्य का हित उसमें देखा नहीं गया था। इसलिए एक और चीज, आजादी से ये 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद पहली बार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ पे, पंजाब में सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन का अध्यापन शुरू हुआ था।
यानी कि विद्यालयी स्तर पर पहली बार भारत में कौन सा राज्य था जिसने विद्यालयी स्तर पर एसएसटी को या सामाजिक अध्ययन को प्रारंभ किया था? तो वो राज्य था पंजाब। याद रहेगा आपको 1949 में 1947 की आजादी के बाद पहली बार पंजाब राज्य में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रारंभ होने लग गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है परीक्षाओं में। चलिए अब देखिए स्वतंत्रता के बाद, हाँ ये यहाँ पे भी आ गई ये बात, ये स्वतंत्रता के बाद 1949 में स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि पंजाब में सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन विषय का अध्यापन प्रारंभ हो गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दिया था अभी। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही मतलब भारत का नाम आता है और सामाजिक अध्ययन की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में मुदालियर आयोग आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इस मुदालियर आयोग ने ही पहली बार, मतलब मुदालियर आयोग का गठन हुआ था सितंबर 1952 में, 52-53 के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। सितंबर 1952 में इस आयोग का गठन, उन्हीं के नाम से मुदालियर आयोग इसको कहा जाता है। इस आयोग को क्योंकि माध्यमिक शिक्षा कि कौन सी शिक्षा से संबंधित था? ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था ये आयोग, इसलिए इस मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा पर इनको सिफारिश देनी थी, प्राथमिक और उच्च शिक्षा से लेना देना नहीं था। हालांकि प्राथमिक स्तर पे भी इन्होंने बोला, माध्यमिक में प्राथमिक को भी इसमें इन्होंने सिफारिश दी है, पर इसको माध्यमिक शिक्षा के लिए स्पेशली 6 से और 12 उच्च माध्यमिक 6 से और 10 और 6 से और 12वीं तक के जो स्कूल है या जो विद्यालय, उनकी शिक्षा पर इनको जो है अपने विचार देने थे। और सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने की सिफारिश, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रश्न आ जाए कि सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में प्रारंभ करने की सिफारिश भारत में किसने दी, तो भारत में ये मुदालियर आयोग ही है जिसने पहली बार एसएसटी को एक विषय के रूप में पढ़ाने की बात कही थी। और इस विद्यालयों में एसएसटी को एक स्वतंत्र विषय के रूप में और स्वतंत्र और अनिवार्य रूप से लागू करने की बात कही थी। और इनकी इस सिफारिश को मान भी लिया गया था। सिफारिश को मान करके, क्योंकि 52-53 का आयोग है और 1955 में अधिकांश, कुछ राज्यों में से लागू, कुछ की बजाय आप इसको अधिकांश कर लें, क्योंकि मुदालियर आयोग की सिफारिशों को मान करके अधिकांश राज्यों में 1955, अब देखिए आप एसएसटी विषय के संदर्भ में आप 1955 वाले वर्ष को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से याद रखेंगे कि मुदालियर आयोग की सिफारिशों के आधार पर कब प्रारंभ हुआ सामाजिक अध्ययन विषय का प्रारंभ, तो 1955 में प्रारंभ हो गया, जबकि यह आयोग बना था 52 और 53 में। प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रारंभ 1955 में और 1955 से लेकर वर्तमान तक, वर्तमान 2021 चल रहा है अब, और वर्तमान तक इस सामाजिक अध्ययन विषय की तो इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसको ह्यूमैनिटीज कई बार कह दिया जाता है। और ये मानो कि आप जैसे कोई साइंस ग्रेजुएट भी है तो बाद में जाकर के वो या तो ज्योग्राफी में पीजी कर लेंगे, उसको एमएससी बोलते हैं वो, है ना, कोई इकोनॉमिक्स में कर लेगा, है ना, तो और दूसरा कुछ साइंस स्ट्रीम के जो कुछ विद्यार्थी हैं वो आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो इन कला विषयों को, इतिहास इत्यादि इन विषयों को लेते हैं, तो इनका सीधा सीधा संबंध सामाजिक अध्ययन विषयों से ही है, ठीक है। और वर्तमान में जनरल अवेयरनेस इस विषय को कहा जाता है। अब इसको सोशल साइंस नहीं, सोशल स्टडी भी नहीं, जनरल अवेयरनेस, मतलब अगर आपको इन चीजों के बारे में, अपने आसपास के बारे में, अपने परिवेश के बारे में पता नहीं है तो समझो कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो अवेयरनेस नाम दिया जा रहा है इस विषय को और ट्रेंड में है ये अभी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए ये देख लिया स्वतंत्रता के बाद में किस तरह भारत में ये मुदालियर आयोग ने माध्यमिक मतलब सामाजिक अध्ययन विषय का प्रारंभ करने की सिफारिश की और उनको मान भी लिया गया था। अगला, अब देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग या कहें कि मुदालियर आयोग के बाद में नाम आता है कोठारी आयोग, जिसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी।
1964 से 1966 के बीच में कोठारी आयोग का गठन किया गया और ये माध्यमिक शिक्षा से ही संबंधित था। इसको माध्यमिक शिक्षा पर ही अपनी सिफारिश देनी थी। तो आप ये मानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने वाला आयोग है ये कोठारी आयोग। प्रारंभ सामाजिक अध्ययन विषय के प्रारंभ की सिफारिश किसने की? मुदालियर आयोग ने। लेकिन पूरी शिक्षा व्यवस्था में इवन प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में आमूल चूल का मतलब ड्रास्टिक चेंज किए थे, तो वो उसका श्रेय जाता है भारत में कोठारी आयोग को। इन्होंने ही 10 वर्षीय सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम, आज वर्तमान में जो विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम चल रहा है ना, उस पाठ्यक्रम की सिफारिश भी कोठारी आयोग ने की। आज यानी कि ये प्रश्न आ जाए कि सामाजिक अध्ययन एसएसटी जो विषय हम पढ़ते हैं वो कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक चलता है, तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक इस एसएसटी को पढ़ाया जाता है। अब पहली क्लास में एसएसटी को कैसे पढ़ाया जाता है, दूसरी में कैसे पढ़ाया जाता है, तीसरी, चौथी, पांचवी और 10वीं तक कैसे, 11वीं 12वीं में क्यों नहीं, ये सारी चीजें ठीक है यहाँ कोठारी आयोग ने डिफाइन की थी ये चीजें पहली बार, और पाठ्यक्रम जारी करने की सिफारिश की थी। पाठ्यवस्तु का अब देखिए, ये जो पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु जो चल रही है कि क्या कौन से विषय में किस स्तर पर कौन से पाठ शामिल होने चाहिए, वो तो खैर एनसीईआरटी का काम है, लेकिन उस पाठ्य वस्तु के गठन की सिफारिश भी कोठारी आयोग ने की थी कि भाई पहली क्लास का बच्चा है उसको किस लेवल की चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। तो उसको भाषा के साथ में पढ़ाया जाता है कक्षा 1 से 10वीं तक। यह 10 वर्षीय पाठ्यक्रम अब ऐसे आ जाए कि सामाजिक अध्ययन विषय का 10 वर्षीय पाठ्यक्रम की सिफारिश किसने की, तो ये आ जाएगा कोठारी आयोग ने। चलिए अगला देखिए, 1-2 चीज और रह गई है इस क्लास से संबंधित। 1975 में एनसीईआरटी ने कोठारी आयोग की सिफारिशों को मानते हुए, कोठारी आयोग 1964-66 में अभी देखा था ना हमने, और उसकी सिफारिशों को माना कब था? 1975 में। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। तो एनसीईआरटी ने कोठारी आयोग की सिफारिशों को मानते हुए कक्षा 1 से 10वीं तक सामाजिक अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम जारी भी कर दिया। देखो इन्होंने 1975 में जारी कर दिया, यानी 1975 से अभी तक जो स्थितियां चल रही हैं वो 1975 से लेकर अभी तक चल रही हैं। अब नई शिक्षा नीति के बाद इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा, थोड़ा बहुत के काफी चेंज हो जाएगा अगर एज इट इज उस शिक्षा नीति को लागू किया गया। अब देखो कब कैसे लागू होती है, धीरे धीरे समय लगेगा, उसकी सारी सिफारिशें, सारे नियम, सारे प्रावधान एक साथ लागू नहीं होंगे, टाइम लगेगा। अब देखिए जब 1975 में ये कोठारी आयोग की सिफारिशों को माना एनसीईआरटी ने, तो उन्होंने क्या किया कि कक्षा 1 और 2 में भाषा के साथ में, यानी भाषा, अब देखिए कक्षा, ये 3 भाषाएं चलती हैं। आप सिलेबस वगैरह देखते होंगे, अब वास्तव में देखना ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। रीट की परीक्षा में कहीं ना कहीं इन चीजों को पूछ लिया जाता है कि कक्षा 1 और 2 में कौन कौन सी पुस्तकें चलती हैं, कौन कौन से विषय। गणित की किताब होती है, हिंदी की होती है और अंग्रेजी की होती है, 3 किताबें होती हैं। वहां पे पर्यावरण नहीं होता है, वहां पर सोशल स्टडी भी नहीं होती है, वहां पर विज्ञान नहीं होता है, वहां पर कुछ और नहीं होता है। हिंदी और अंग्रेजी 2 विषय, और एक गणित का, मतलब गणित को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि पहली क्लास से ही बच्चा मैथ्स पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा और अंग्रेजी, यानी मैथ्स, हिंदी और अंग्रेजी, ये 3 विषय पहली और दूसरी क्लास में। तो यह सामाजिक अध्ययन विषय को इन ही, यानी जब हिंदी के पाठ में कोई जोड़ा गया कोई ऐसा पाठ, तो ऐसा परिवेश का ऐसा पाठ जोड़ेंगे कि बच्चा अपने आसपास के परिवेश की कहानियां जोड़ेंगे, तो वो सीखेगा उनसे कि भाई हमारे आसपास क्या हुआ, रामू था उसने कैसे किसी की मदद की, है ना, वो गरीब था। तो इस तरह की कहानियां छोटे बच्चों को पढ़ा करके आसपास के परिवेश से उनको परिचित कराया जाता है। तो कक्षा 1 और 2 में भाषा के साथ, यानी हिंदी और अंग्रेजी भाषा के साथ इस पर्यावरण, ये सोशल स्टडी को या सामाजिक अध्ययन को यहाँ पढ़ाया जाता है। कक्षा 3 से 5 में, अब देखिए कक्षा 3री और 5वीं में भी सोशल स्टडी नहीं चलती है, वहां पर चलता है पर्यावरण अध्ययन। तो जो रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं वो 3री से लेकर के 5वीं तक की किताबें खरीद के उनको पढ़ना स्टार्ट करें, वहां से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर्यावरण अध्ययन के रूप में एसएसटी को पढ़ाया जाता है।
इसका मतलब आप ये देखें कि ना तो भाषाओं से सामाजिक अध्ययन अलग है और ना पर्यावरण से सामाजिक अध्ययन अलग, ये चीजें मिक्स हैं। ये पूरा सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी ही है। और कक्षा 6 से 10 में सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के नाम से वो किताबें आपकी आती हैं। तो ये 3 तरह का जो विभाजन है, एनसीईआरटी ने कोठारी आयोग की सिफारिशों को मानते हुए, ये सिफारिश किसने दिया इस पाठ्यक्रम का विभाजन, अभी हमने देखा था, ये कोठारी आयोग ने ये विभाजन प्रस्तुत किया था। कोठारी आयोग ने कि भाई इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। और आज वर्तमान में इसी तरह से हमारे स्कूल्स में, विद्यालयों में इस सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होंगी। ठीक है, अब इस क्लास में जो भी मैटर आपने पढ़ा है, एक बार इसको वीडियो को अच्छे से देखना। आपके नोट्स में अगर कुछ चीज़ नहीं है तो उनको नोट डाउन कर लेना आप, और उसके बाद में आपको लगे कि मतलब और भी चीज़ें, तो इसके क्वेश्चन आंसर जरूर करना। इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो अगले दिन मिलेगा आपको प्रश्नोत्तरी का, तो इस चैप्टर से संबंधित और इसमें से कुछ चीज़ें अगर छूट भी गई हैं तो उनका भी हमने उसमें समावेश किया हुआ है। तो उस वाली प्रश्नोत्तरी की सीरीज को भी आप देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।